From eyeshealth.org, this is the Retina Podcast. We are exploring revolutionary treatments for saving sight. Join Dr. Tanu Raja on this incredible journey. नमस्कार, आप एक हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट देख रहे हैं ब्रॉट टू यू बाय eyeshealth.org और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य होता है लोगों तक सही जानकारी, आंख से रिलेटेड अच्छे ट्रीटमेंट की सुविधा की जानकारी, आंखों के विशेषज्ञों के द्वारा सही जानकारी दी जाए, यह हमारे प्लेटफॉर्म का उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में, जहां पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर तनु रजा से, जो एक विट्रियो रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन eyeshealth.org पॉडकास्ट। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका बारे में आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को दें, उसके बाद दर्शकों के कुछ सवाल होते हैं, हम उसके एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, मेरी सारी ही बातों को दर्शकों तक बहुत आसान तरीके से पहुंचाने के लिए। मैं डॉक्टर तनु राजा झांसी विमला राठौर नेत्र केंद्र में रेटिना कंसल्टेंट के पद पर हूं और यहाँ पर अपनी रेटिना की सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। दर्शकों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, लोगों के बहुत से सवाल होते हैं रेटिना को लेकर। हमारे पास कुछ हमारे श्रोताओं ने कुछ सवाल भेजे हैं, हम एक एक करके मैम हम उनसे आज आपसे कुछ सवाल करेंगे रेटिना से संबंधित, और आप उसके बारे में आप अपने बताएंगी। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैम शेयर करेंगी आपके साथ में, और जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगी, आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू एक डॉक्टर के माध्यम से यहाँ पे इंफॉर्मेशन साझा करी जाती है। मैम, तो श्रोताओं का सबसे पहला जो सवाल होता है कि ये रेटिना क्या होता है। लोगों को आंखों के बारे में तो पता है, पर ये रेटिना क्या शब्द है, कई लोगों को ये नहीं जानकारी होती, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली अभी तक आंख के बारे में, आंख में कोई बीमारी है उसके बारे में बस मोतियाबिंद के बारे में लोगों को जानकारी है। आंख में कोई दिक्कत है मतलब मोतिया हो गया है। जब मरीज पहुंचता है कि हाँ भाई मेरा तो मोतिया कर दो, मुझे दिखने लगेगा, जब मरीज पहुंचता है, आगे की जांचें होती है, तो उससे पता चलता है हाँ नहीं, हमें तो पर्दे में कोई समस्या है, तब उसे जानकारी होती है आंख में पर्दे नाम की भी कोई चीज होती है। तो रेटिना वही चीज, पर्दा जो हिंदी में हम बात करते हैं। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी आंख के अंदर। वो बिल्कुल ही एक कैमरे की फिल्म के जैसा होता है। जैसे कि सारी लाइट्स हमारी रेटिना पे फोकस होती हैं, वहां से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक फॉर्म होता है, फिर वाया द ऑप्टिक नर्व, जिसे हम आंख की नस कहते हैं, उसके माध्यम से वो आगे ट्रेवल करके ब्रेन में एक इमेज को पहुंचाती है। जो ब्रेन में इमेज बनती है वही हमें दिखती है। इसका मतलब जैसा आपने देखा होगा कि कैमरे में जैसे सेंसर होता है, ठीक उसी तरीके से ये हमारा एक इमेज, हमारा जो लाइट होती है उसकी इमेज, प्रतिबिंब उसका बनता है रेटिना में जाकर, है ना मैम? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। जब तक कि इमेज रेटिना के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। रेटिना, पेरिफेरल रेटिना, दूर का विजन, जो पेरिफेरी का विजन है वो पेरिफेरल रेटिना में बनता है। सेंट्रल, जैसे बीच का देख रहे हैं हम लोग, वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना पे बनता है। वहां पर सारी लाइट्स फोकस होती है। वो बहुत सारी 10 लेयर्स होती है हमारी रेटिना में। वो सारी लेयर्स से होते हुए वो एक जो लाइट सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, वो पास करता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, वो ट्रेवल करता है थ्रू द ब्रेन। ब्रेन में एक विजुअल कॉर्टेक्स होता है, एरिया होता है, जैसे एक सर्किट होता है कहीं किसी जगह का, वैसे हमारा जो पूरा ब्रेन है वो पूरी बॉडी का सर्किट है। सो बॉडी का सर्किट इज लाइक, आंख का जो सर्किट है उसका जो पार्ट है ब्रेन में, दैट इज विजुअल कॉर्टेक्स। जो विजुअल कॉर्टेक्स है, इसीलिए कभी कभी लोगों को होता है एक्सीडेंट हो गया, दिख नहीं रहा है, तो वो विजुअल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आती है। आंख में प्रॉब्लम नहीं आई, सिग्नल तो गया बट वापस नहीं आया, इसलिए दिख नहीं रहा है लोगों को। ओके मैम, अब जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या होता है, किस तरीके का स्पेशलाइजेशन है और इसमें क्या प्रक्रिया करी जाती है? हाँ, तो हम लोगों में इस स्पेशलाइजेशन के लिए सबसे पहले तो MBBS होना बहुत जरूरी है। MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑफ्थेल्मोलॉजी एक ब्रांच रहती है, उसमें मास्टर्स करना जरूरी है। मास्टर्स करने के बाद ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन या सब कैटेगरी कह सकते हैं हम आँख की, वो होती है। उसमें रेटिना में फेलोशिप्स होती हैं, कॉर्निया, ग्लूकोमा, वेरियस अदर
फेलोशिप्स ऑल्सो। बट रेटिना एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें एटलीस्ट 2 इयर्स हमें बहुत अपना पूरा तन मन धन लगाना पड़ता है, तब जाकर हम कहीं रेटिना के बारे में सीख पाते हैं और उसका इलाज कर पाते हैं। तो इसका एक लर्निंग कर्व बहुत लंबा होने के कारण सर्जन्स बहुत कम है। तो श्रोताओं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैम एक झांसी जिले की बहुत ही प्रचलित रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, और मैम जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें किस तरीके के ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी बताएं मैम। हाँ, रेटिना में बहुत तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ये डिपेंड करता है मरीज को बीमारी क्या है। मरीज को इंजेक्शंस लगने की जरूरत है तो इंजेक्शंस लगने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम इंट्राविट्रल इंजेक्शंस कहते हैं। लेजर करने की प्रक्रिया होती है जो हम ग्रीन लेजर यूज करते हैं। ग्रीन लेजर से अगर उसको ऐसी बीमारी है जो लेजर से ठीक हो सकती है तो हम लोग लेजर्स करते हैं। लेजर से भी नहीं ठीक हो सकती और सर्जिकल इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें हम लोग विट्रेक्टमी करते हैं, जिसमें कि हम लोग आंख के पानी को हटाते हैं, और फिर और भी लंबा प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम द पेशेंट इज हैविंग, उस हिसाब से किया जाता है। ओके मैम, हमारे पास में एक सवाल आया था कि आजकल प्री मैच्योर बेबीज जो पैदा होते हैं, जिनकी जो प्री मैच्योर मतलब 7 से 8 महीने में जिन बच्चों की डिलीवरी हो जाती है, उसमें उनकी आंखों में समस्या होती है जिससे अंधापन भी आता है। उसके बारे में जानकारी दें, ये अंधापन क्या होता है, कैसे आता है, क्या कारण होता है? देखिए, ये बहुत ही मुख्य सवाल है आज की डेट में, क्योंकि इसकी अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से हम उस पर ज्यादा बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होगी उससे। इसमें होता क्या है, ROP इसका नाम है, दैट इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। मतलब प्री मेच्योर जो बच्चे, नेम इटसेल्फ इज टेलिंग एवरीथिंग। जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा हुए हैं उनमें एक रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी इज डिजीज, राइट? वो हो क्यों जाती है? क्योंकि वो प्री मेच्योर पैदा हुए हैं। एक्चुअली जो रेटिना का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूसली फॉर 9 मंथ्स होता है, बट क्योंकि वो प्रीमेच्योरली पैदा हो जाते हैं तो रेटिना डेवलप नहीं हो पाती है। साथ ही साथ उनको बचाना भी एक नियोनेट्रोलॉजिस्ट का कर्तव्य होता है, जिसके लिए वो ऑक्सीजन प्रदान करता है। उस ऑक्सीजन के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी अपने अलग हैं। उसके नुकसान क्या होते हैं? उसका नुकसान हमारी आंख में हो जाते हैं। कई बार ऑक्सीजन ज्यादा देने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नई नई खून की धमनियां होती हैं, उनका जो प्रोग्रेशन है, जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाती है, उनकी रोकथाम वहीं पे हो जाती है। तो जब वो वहीं पे रुक जाती है तो जितना पर्दा बना होता है वो तो बना होता है, जो नहीं बना होता है अगर उन्होंने समय पे दिखा लिया तब तो इलाज हो जाता है। समय पे अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो वो पर्दा वो वहीं से उखड़ जाता है। तो इसमें समय पर क्या मतलब है? क्या कोई समय है, दिन है कुछ? बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है हम लोग के टर्म्स में ये बोला जाता है 30 दिन रोशनी के। ओके। अगर बच्चा पैदा हुआ है 30 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे की आंख की पहली जांच हो जानी चाहिए, जिसको कि हम लोग ROP स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। यदि बच्चा NICU में है तो NICU में भी हम लोग जाते हैं, हमें बुलाया जाता है कि यहाँ आकर आप एटलीस्ट स्क्रीन करके चले जाइए कि किस बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है। मैम, क्या इस 30 दिन के अलावा अगर कुछ माता पिता होते हैं जो कुछ कभी लापरवाही बरतते हैं और वो उनका ऐसा होता है कि वो कभी कभी 30 दिन का समय को भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे पैदा होने की खुशी में वो भूल जाते हैं, बिल्कुल। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में देखिए 2 बातें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर प्री मेच्योर बच्चे को ROP होती है। जिन बच्चों को ROP होती है प्री मेच्योर में से और उनके माँ बाप कोई भी लापरवाही करते हैं, 1 महीने से 1.5 महीने तक चलता है। इसके बियॉन्ड अगर वो 6 महीने बाद आए हैं, वो 6 महीने बाद आएंगे इसीलिए क्योंकि उन्हें व्हाइट रिफ्लेक्स इन दी आई दिखाई देगा। वो कहेंगे कुछ सफेद सफेद सा दिख रहा है डॉक्टर साहब। सफेद सफेद क्या होता है? वो पर्दा उखड़ चुका होता है और वो पर्दा लेंस के पीछे आ जाता है। कई बारी ये कैंसर भी होता है, लेकिन अगर हम ROP की सिर्फ बात करें तो जब पर्दा पूरा निकल जाता है तो वो भी हमें एक ल्यूकोकोरिया, हम लोग इस टर्म को बोलते हैं, व्हाइट रिफ्लेक्स ऑफ द आई, वो वैसा ही हम लोगों को दिखाई देने लग जाता है। तो फिर जब हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बच्चा प्रीटर्म था, क्योंकि सही टाइम पे उसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, इलाज नहीं हो पाया और अब उस बच्चे का पर्दा निकल चुका है। अब बहुत देर हो चुकी होती है, बट फिर भी अभी बहुत हम लोग इस पे भी काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं, बहुत सीनियर्स हमारे इस पे भी काम करते हैं। लाइक उसमें भी सर्जरीज की जाती हैं ताकि हम एटलीस्ट इतना विजन दे पाए बच्चे को कि वो किसी पे डिपेंड ना हो और अपने काम कर सके और पर्दे को वापस से जोड़ने की कोशिश की जाती है।
तो मैम क्या इसमें डिले करने पे क्या ये अंधेपन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता ही है सर। अगर बच्चे को आरोपी है और वो नहीं दिखाया गया तो डेफिनेटली ऐसा कोई केस आपके पास में आया था कभी? बिल्कुल सर। अभी लास्ट ईयर ही मैं बताऊंगी आपको, नवंबर 2025 में मेरे पास एक केस आया था। उस बच्चे की डिलीवरी 6.5 महीने पे हुई थी। वो बच्चा मेरे पास एक NICU के जरिए आया था। वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ हमारे यहाँ झांसी में, वो बहुत रूटीनली स्क्रीनिंग कराते हैं। उन्होंने उस बच्चे को भेजा, मैंने उसके बाप को, उसके पिताजी को, उसके दादाजी को, सबको समझाया कि ऐसी ऐसी बीमारी है। क्योंकि 2 बच्चियों के ऊपर एक बेटा हुआ था तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा थी उन्हें कि हाँ बहुत हमें बेटा हुआ है, इसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि वो छोटा सा बच्चा बता नहीं पा रहा है कि हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ना माँ बाप को उस समय में कुछ दिख रहा है आँख के अंदर, सिर्फ एक डॉक्टर को ही दिख रहा है कि अंदर आँख के अंदर क्या चल रहा है। मैंने उससे बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, इसको इंजेक्शन लगवा ले लो, अर्जेंट बेसिस पे लगवा लो, ताकि इसका पर्दा हमेशा के, उस समय उसका पर्दा ठीक था। मुझे ऐसा, हम लोग उस टाइम में स्टेज 1 था। स्टेज 1 पे बहुत ही क्यूरेबल डिजीज होती है, एकदम ट्रीटेबल डिजीज होती है। हम इंजेक्शंस लगाते हैं, लेजर करते हैं, फॉलोअप्स पे रखते हैं बच्चों को और बच्चे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वो बच्चा नहीं आया, इंजेक्शंस नहीं दे पाया, हमारे यहाँ से कॉल जाता है ऐसे बच्चों को कि आपको इंजेक्शंस के लिए सिर्फ इन बच्चों को जाता है और किसी को हमारे यहाँ से कॉल्स नहीं जाते हैं। कॉल गया कि आप आए नहीं, तो उन्होंने कहा अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब इलाज करेंगे। हमारे यहाँ से स्टाफ ने ये भी बोला, क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत अवेयर है, तो उन्होंने ये भी बोला कि बड़े होने पे इसका इलाज होता नहीं है, छोटे पे ही होता है। उन्होंने नहीं समझा इस चीज को। अभी वो मेरे पास मेल लास्ट वीक में आए थे और तब माँ भी आई थी साथ में बच्चे को लेके, और दोनों आंख में वाइट उन्हें दिख रहा था, इसलिए लाई थी वो बच्चे को। तो जब बच्चे को लाए और वो फॉलो नहीं कर रहा था उनको, वो जिधर जाते थे वो देखता ही नहीं था, तो उन्हें लगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो वापस से मुझे दिखाने के लिए आए। तो जब वो मुझे दिखा, अब देर हो चुकी थी, अब पूरे दोनों ही पर्दे स्टेज 5 तक पहुंच चुके थे, दोनों ही पर्दे निकल गए थे। तो अब उस बच्चे का विजन को रीगेन करना टू अ नॉर्मल पर्सन, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ, इतना रीगेन किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा कि एटलीस्ट वो मोबिलिटी कर सके अपनी, बस, बाकी कुछ नहीं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही के चलते कितनी बड़ी एक घटना हो सकती है। अगर जरा सी भी अगर देर करी या डॉक्टर की बातों को या डॉक्टर की सलाह को अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो कितनी बड़ी एक घटना हो सकती है। और मैं, जैसा मैम ने बताया कि एक इतनी सी लापरवाही के चलते उस बच्चे की परमानेंट विजन लॉस हो गया और वो उसका लाइफ टाइम वो हमेशा के लिए वो अंधा हो गया जो है। तो इस तरीके की लापरवाही आप कभी भी ना बरतें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, खास तौर से जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं उनके बारे में। मैम ये तो बात होगी हमारी प्री टर्म बच्चों के बारे में। अगर हम अब बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों के केस में रेटिना से संबंधित क्या आम समस्याएं आजकल आ रही हैं, उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, रेटिना में आम समस्या लेके कुछ नहीं होता है। आम समस्या तो आजकल मेनली एक्सेसिव मोबाइल यूज के कारण ड्राइनेस एक कॉमन इशू आ रहा है आज की डेट में, जो हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं। रेटिना से संबंधित बीमारियां एज रिलेटेड होती हैं, डायबिटीज रिलेटेड, यानी कि सिस्टमिक इलनेस से रिलेटेड होती हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एज, ट्रॉमा, ये सारी इन सब चीजों से रिलेटेड आंख में रेटिना में बीमारियां होती हैं। कई बारी आंख के पर्दे फट जाते हैं, अच्छा, छोटे से टेयर होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज में मैं मरीजों को भी अपने बताती हूँ कि जैसे कोई कटोरा है, उसका एक एज है, उस एज के नीचे क्या है कोई नहीं देखता कभी भी। बीच में कहीं कुछ है तो आपको क्लियरली दिखाई देता है, तो उस एज के नीचे अगर कहीं कुछ है तो वो नहीं पता चलता अंटिल एंड अनलेस बहुत केयरफुली उसको देखा जाए। ऐसे ही रेटिना है, सेंटर पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक नॉन रेटिना स्पेशलिस्ट, बीइंग अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, also can see, but the peripheral part of the retina only a retina specialist can see in a very good manner. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम ने बताया जो है। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है क्या कि कभी कभी लोग उनको तुरंत एक सडन आई लॉस हो जाता, आई विजन लॉस हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है, इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि अगर किसी का पर्दा हट गया, मतलब रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, तो भी सडन लॉस होता है। और क्या कारण होता है ये डिटैचमेंट का? डिटैचमेंट के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो मेन मुख्य कारण होता है रेटिना में टेयर होना। अगर पेरिफेरल विजन पे कोई टेयर है
वो एसिम्टोमेटिक होता है। मतलब यदि मुझे है इस समय तो मुझे कोई सिम्टम नहीं आएगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। इसलिए रूटीन एग्जामिनेशन जो कि इस रेटिनल टीयर के लिए ज्यादा प्रोन है उनको कराना चाहिए। कौन कौन प्रोन होते हैं? मेनली जो मायोप्स होते हैं, हाई मायोप्स, जिनको दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, चश्मे पहनते हैं, उनके रेटिना की ग्रोथ करने की टेंडेंसी होती है। सो व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग अ पॉलिथीन लाइक पेपर, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू टेयर समहाउ, कहीं ना कहीं से जहां से उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म होगी तो वो फट जाएगा। तो ऐसे जो मायोप्स होते हैं, या कभी किसी ने कॉन्स्टिपेशन है, बहुत तेज जोर लगाया और वीकर एरिया है कहीं पर, उसको वो फट जाता है। कई बार ब्लड है, किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड की लीकिंग हो गई तो भी सडन लॉस होता है। और मैम क्या ये ब्लड की लीकिंग क्या कोई दवा खाने से भी क्या कभी भी हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है। बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास में, तो हम लोग पूछते हैं उनसे कि इकोस्प्रिन चल रहा है क्या? एस्पिरिन होता है, तो वो ब्लड थिनर्स होते हैं बेसिकली। सबको नहीं होता है कि जो एस्पिरिन ले रहा है उसको ब्लड लाइक लीक ही कर जाएगा, बट उनको चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन उनको भी चांसेस तब होंगे जब उनका बीपी रेज करेगा। जब बीपी जब तक की राइज नहीं कर रहा है तब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बीपी राइज किया तो डेफिनेटली देयर इज अ चांसेस टू रप्चर द ब्लड वेसल, और जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर करेगी विट्रस हैमरेज होगा, पेशेंट को सडन डिमिनिशन ऑफ विजन होगा। तो सडन डिमिनिशन ऑफ विजन के बहुत सारे कारण हैं। तो यदि आपको सडन डिमिनिशन ऑफ विजन होता है तो बेहतर है अपने जो भी नियरेस्ट आपके रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं और उपयुक्त उपचार लें। मैम हमारे एक व्यूअर का अभी एक कमेंट आया है जिसमें ये वो बोल रहे हैं कि उनकी आंखों के आगे चमक सी और धब्बे से आते हैं, तो क्या ये कोई रेटिना की समस्या है? बिल्कुल। चमक आना और धब्बा आना, धब्बा मीन्स फ्लोटर इंग्लिश में हम लोग बोलें तो लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमको अचानक से काले काले मच्छर से दिखाई देने लग गए हैं, या मक्खी जैसा दिखाई देता है, या कुछ लंबी लंबी ऐसी काली काली लाइंस दिखाई देती हैं। तो वो फ्लोटर्स हैं बेसिकली। तो फ्लोटर्स के बहुत सारे मुख्य कारण हैं। कुछ विट्रस डीजेनरेशन होता है एज रिलेटेड, या मायोप्स में भी बहुत कॉमन होता है। क्या होता है कि आई में नॉर्मली जेल होता है, बट समटाइम्स जब कुछ पार्ट उसका लिक्विफाई हो जाता है तो वो हम लोगों को फ्लोटर्स जैसा दिखाई देता है। दूसरा एक मुख्य कारण हो सकता है कि अगर रेटिना में कहीं टेयर हुआ है तो वो रेटिना टूट के गिरेगी हमारे आंख के अंदर ही, दैट इज विट्रस कैविटी के अंदर, वो भी हम लोगों को ऐसा फ्लोटर्स के जैसा दिखाई देता है। तो वो उसमें कारण क्या है वो एक रेटिना स्पेशलिस्ट ही आपको देख के बता पाएगा। अभी रिसेंटली आप एक केस के बारे में आपने एक बताया था जिसमें एक 14 साल का बच्चा आता है, उसको रेटिना में समस्या थी, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएं। अभी कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले एक बच्चा आया मेरे पास। मैं ओटी फिनिश कर चुकी थी और अचानक से उसने बोला नहीं इमरजेंसी है। आउट ऑफ द बॉक्स मैंने जाके देखा, बिकॉज मैं आफ्टर 2 PM ओपीडी नहीं देखती हूँ क्योंकि ओटी में जाना होता है, बट वो 14 साल का बच्चा था और उसे दिख नहीं रहा था, ऐसा उसने रिसेप्शन पे बोला था। तो मैंने फौरन उसे बुलाया और देखा। जब मैंने देखा तो बहुत ही अलग सिनेरियो था, क्योंकि वो बच्चा यहाँ के नियरेस्ट सबसे बड़े सिटी में दिखा चुका था, ग्वालियर में, और वहां पर कोई उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी 15 डेज बैक कर रहा था। वो जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो एक इन्फ्लेमेशन, यूवियाइटिस एक बीमारी अलग होती है, उसके बेसिस पे हो रहा था, जबकि उसको बीमारी कुछ अलग थी। क्योंकि वो एक नॉन रेटिना स्पेशलिस्ट थे तो उन्होंने यूवियाइटिस के बेसिस पे उसको ट्रीट कर रहे थे, जिससे उसका विजन जो थोड़ा बहुत दिखता भी था उसको, वो भी उसको दिखना बंद हो गया बाय द टाइम ही केम टू मी। तो जब वो मेरे पास आया तो वो एक आंख से अंधा था। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास ये था कि 5 दिन बाद उसकी बहन की शादी थी और उसको ये था कि, और उसकी माँ नहीं थी, तो उसका भाई, एक बुआ का बेटा उसका इलाज करा रहा था। तो ये वाज लाइक कि मैडम आप तो इलाज कर दो, हम देखा जाएगा बाद में जो देखेंगे। और चैलेंज हमारे लिए ये आया क्योंकि वो एक एंडोजेनस एंडोफ्थेल्माइटिस होती है, उसको डायग्नोस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें होता क्या है कि शरीर में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आंख में पहुंच जाता है। उसमें हम लोग इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। फिर उसको साइमल्टेनियसली हम लोग फिजिशियन को भी दिखाया, आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया, कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ और अगले दिन हमें होप रहती थी कि नहीं अभी अच्छा हो जाएगा। 2 दिन बाद देखा वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा था। अब हमें लगा कि कुछ तो इंटरवेंशन करना पड़ेगा आंख के अंदर। तो फिर मैंने इंट्रावेट्रल एंटीबायोटिक्स लगाए उसको, जो एंटीरियर चैम्बर जो आंख का आगे का भाग होता है उसको साफ किया और पीछे एंटीबायोटिक्स डाले। एंटीबायोटिक्स डालने के बाद हम लोग होप करते हैं 2 दिन में ये ठीक हो जाना चाहिए सामने वाला। 2 दिन बाद वो बिल्कुल ही नहीं ठीक हुआ, पीछे भी पूरा रेटिना पे भी पूरा उसका इन्फेक्शंस कलेक्ट हो गए थे।
अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो जब मैंने एंटीबायोटिक्स हम लोग लगाते हैं तो हम लोग विट्रस का कल्चर लेते हैं, लाइक वो जहाँ पे पास होता है उसको कलेक्ट करके लेते हैं सिरिंज में, फिर हम लोग उसको लैब में भेजते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो जब वो रिपोर्ट आई 4 दिन बाद, तो हम लोगों ने देखा वो एक ऐसा बैक्टीरिया था, और वो रेयरेस्ट में रेयरेस्ट बैक्टीरिया था। वो ऐसा बैक्टीरिया था जो सभी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था जितनी हम लोगों ने चलाई। तो हम लोग का फेलियर का कारण समझ में आया हमें कि सारी एंटीबायोटिक्स, ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया जिससे एक्टिव होते हैं वो बैक्टीरिया ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कैसे पहुंचा उसके आंखों तक? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे लिए, ये फाइंड आउट करना कि बैक्टीरिया कहाँ से पहुंचा। क्योंकि फिजिशियन से मैंने बोला था कि आप ब्लड सैंपल लीजिए और कल्चर कराइए, पता चलेगा कि ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया, और ब्लड का कल्चर नेगेटिव था। अब एक क्वेश्चन मार्क कि ब्लड का कल्चर भी नेगेटिव है, अब हम क्या करें। जब हमारी रिपोर्ट आई की रिपोर्ट आई, तब वो बैक्टीरिया मिला हमें। जब वो बैक्टीरिया मिल पाया हमें, तब हमने उसके हिसाब से आईवी एंटीबायोटिक्स उसको शुरू करी। बट वो पेशेंट भी बहुत मैं कहूंगी कि पेशेंस बहुत ज्यादा था, उसमें धैर्य था कि कल बहन की शादी है और वो आज हॉस्पिटल में है। आज भी, जिस दिन उसकी बहन की शादी थी उस दिन भी वो मेरे हॉस्पिटल में ही था। फिर उसका जब हमने एंटीबायोटिक्स आईवी चलाया तो भी बहुत रिस्पॉन्ड नहीं करा था। हम देख रहे थे बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अब क्या करा जाना चाहिए। और इसी बीच जब वो मेरे पास आया था तब कैटरैक्ट भी हो चुका था। तो मुझे रेटिना को कोई व्यू नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था पीछे क्या चल रहा है। हमने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड पे दिखा कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है पीछे। अब चैलेंज ये था कि दिख पीछे कुछ रहा नहीं है, हमें पहले तो कैटरैक्ट रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम रेटिना में कुछ कर पाएंगे। फिर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांग सिंह राठौर, वो कैटरैक्ट सर्जन है, उन्होंने पहले उसका कैटरैक्ट रिमूव किया। फिर बीइंग अ रेटिना सर्जन मैंने उसका रेटिना में जितना भी उसका इन्फेक्शियस मटेरियल था वो क्लीन आउट किया, विट्रेक्टमी की, और फिर एंटीबायोटिक्स डाले जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया जिससे सेंसिटिव था। हाँ, फिर वो एंटीबायोटिक्स डाले। तो आज ही वो पेशेंट आया था मेरे पास में और ही वॉज डूइंग वंडरफुल। वो जब मेरे पास आया था तो वो कुछ नहीं देख सकता था, और आज आया था तो ही वॉज हैप्पी। पहली बार मैंने स्माइल देखी थी उसके फेस पे। तो ये सेटिस्फैक्शन विद अ पेशेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो पेशेंट के लिए और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं अपने लिए कहूंगी कि वो सेटिस्फैक्शन जब वो स्माइल करते हैं हमारे सामने कि हाँ डॉक्टर साहब हमें दिख रहा है। जब वो हर जगह से हार गए थे तब हमारे पास आए थे इस होप के साथ कि क्या कुछ हो सकता है, कहीं आंख तो नहीं चली जाएगी, इस होप से आए थे, और अभी वो देख रहा है। तो ये बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज होता है जो हम लोग को। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम कितनी ही ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग होती हैं अपने पेशेंट्स के प्रति। आप देखें कि बच्चे, एक छोटे बच्चे, प्री मैच्योर बच्चे, उनकी आंखों या कोई भी एक क्रिटिकल केस आता है उसकी तुरंत किस तरीके से हैंडलिंग करती हैं मैम, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। मैम अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। क्या रेटिना पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है या किसी तरीके की कोई घटना हो जाती है तो क्या उसमें भी रेटिना डैमेज होती है? हाँ, देखिए ट्रॉमा इसको बोलेंगे, मेजर कैटेगरी हमारी ट्रॉमा में आती है ये। तो ट्रॉमा किसी भी तरीके का हो सकता है। ऐसे एक इंटरेस्टिंग केस है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक के ऊपर आराम कर रहा था, बबूल का पेड़ था और वो बस सो रहा था। सडनली उसकी आंख खुली और बबूल का एक कांटा उसकी आंख के अंदर गिरा, और वो इतनी स्पीड से गिरा, शायद आंधी आई थी, जो भी हुआ था, और वो सीधा आंख के अंदर था उसको विजन लॉस हुआ। वो इसने आसपास लोगों को लोकली दिखाया, उसको समझ नहीं आया, और जब पूरा ही दिखना बंद हो गया तो मेरे पास रेफर हो गया कि अब आप पर्दे वाले डॉक्टर को दिखा लो। फिर वो आया मेरे पास में, तो फिर मैंने उसका एक सीटी स्कैन कराना चाहा, ये देखने के लिए कि वो फॉरेन बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि उसका एक एंड तो मुझे दिखाई दे रहा था ऊपर से, तो मुझे ये तो पता था कि अंदर फॉरेन बॉडी है। बट समहाउ यहाँ पर जब मैंने सीटी स्कैन कराया तो उसमें नो फॉरेन बॉडी लिख के आया। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है जी। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऑपरेट तो मुझे करना ही है। फिर उसको जब हमने ऑपरेट किया तो वी वर थिंकिंग कि थोड़ा सा होगा, हम निकालते गए और ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि इट वाज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इनसाइड दी आई। जब निकाल दिया, क्योंकि उसको कैटरैक्ट भी हो गया था, तो फिर कैटरैक्ट भी किया गया, लेंस डाला गया,
और आज वो उसको बहुत अच्छा विजन है। तो आज वो आता है, वो कहीं बाहर गाड़ी चलाता है तो आता है, अपने पूरे खानदान को दिखाने आता है कि मैडम आपने मेरी आंख तो बचा ली, अब मेरे घर वालों की आंख आपके भरोसे है। तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास में। अब हम लोग चलते हैं एक अगले सेक्शन पे। भारत में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैम, क्या ब्लड प्रेशर का भी कोई असर पड़ता है रेटिना पर? बिल्कुल पड़ता है। ब्लड प्रेशर का तो डायरेक्ट असर है। ब्लड का प्रेशर, राइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर तो सबको होता है, हाई ब्लड प्रेशर है हमको, ये बोलना होता है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं हमें तो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड का प्रेशर नहीं होगा तो इंसान डेड है ना। तो लोग ये नहीं बोलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर डेफिनेटली, जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं उनको डेफिनेटली रेटिना में प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन बहुत कॉमन है, इसमें देखा गया है। वेन्स ऑक्लूड हो जाती हैं, जो बर्स्ट हो जाती है वहां से। जब वो बर्स्ट होती हैं तो वो पूरे ही जो मैकुला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी रेटिना का होता है, उस पर सूजन, एक पानी जैसा आप समझ सकते हैं, भर देता है, जिसकी वजह से मरीज को नहीं दिखाई देता है। इसके लिए इलाज के लिए फिर हम लोग आंख में इंजेक्शंस लगाते हैं, कभी कभी लेजर करने की आवश्यकता पड़ती है और मरीज को लगभग पूरा विजन रीगेन हो जाता है, बशर्ते वो पेशेंट टाइम पे आया हो हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक पेशेंट ऐसे ही, मैं बोलूंगी कि पेशेंट ऐसे ही थे, एक रेपुटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में उनके कोई वो होते हैं सिपाही लोग, उनमें से एक था। वो आए तो उनको देखा मैंने और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो ही वाज सो, क्योंकि अभी विजन बहुत कम नहीं हुआ था, तो उनको लग रहा था कि डॉक्टर साहब ऐसे ही बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि रेटिना के बारे में लोगों ने सुना है ही नहीं ना। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे ही मैंने बताया फिर वो नहीं आए। 3 महीने बाद आए वो मेरे पास और उनको कुछ नहीं दिख रहा था उस आंख से, क्योंकि उनमें एनवीजी एक टर्म होता है, नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा, मतलब अगर वो ठीक नहीं किया गया तो काला पानी और दर्द भरी आंख हो जाती है, वैसा हो गया वो। अब उनके हिसाब से अब मैं ठीक कर दूं, अब हम लोगों के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ दर्द पेन में रिलीफ दे पाते हैं, विजन बहुत अच्छा रिगेन नहीं हो पाता। तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये तो कुछ सवाल हुए जो डॉक्टर मैम से हमने डिस्कस करे और कुछ जानकारी ली। अब हम कुछ अपने टॉपिक को और एक्सटेंड करते हैं और उनसे कुछ और ऐसे सवाल पूछते हैं जो श्रोताओं द्वारा ही कुछ फनी से क्वेश्चंस होते हैं और मैम से उनकी एक जानकारी लेते हैं जो हमारे टॉपिक से थोड़ा सा एक्सटेंडेड होंगे। मैम, एक व्यूअर ने अभी एक कमेंट किया है कि डॉक्टर, क्या आंखों की जांच कराते समय आप दूसरे को तो आप सलाह देती हैं, पर क्या आप खुद अपनी आंखों की जांच समय पे करवाती हैं? मैं इस पे बस एक बात बोलना चाहूंगी कि हम लोगों के मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स। तो हम लोग सबसे वर्स्ट पेशेंट्स होते हैं। हम आप लोगों का ख्याल तो रख लेते हैं, लेकिन हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। भूल जाना कह लीजिए इसको, या कह लीजिए समय ना मिल पाना, या इतनी व्यस्त जिंदगी हो जाती है कि हमें भी लगता है। और अच्छा, बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत तो सारी बीमारियों के बारे में हम लोगों को ज्ञान होता है, जो एमबीबीएस में पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों को लगता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगी, थोड़ा कुछ जो जानकारी के हिसाब से या अपने दोस्तों से पूछ लिया उस हिसाब से दवा या कुछ ले लेते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू करना भूल जाते हैं। तो बट मरीज से पूरी अपेक्षा करते हैं कि वो पूरा इलाज ले और पूरी तरीके से ठीक। मरीज तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम लोग, मुझे नहीं लगता कि 80% डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स। तो हम लोग अपना ख्याल, मैं कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। मैम, आज के समय में, क्योंकि एक हम जेन ज़ी युग में हैं और आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बूम पर है, और ऐसा देखा भी गया है कि आज के टाइम पे जो नए युवा या जेन ज़ी हैं वो अपनी खुद डायग्नोसिस चैट जीपीटी या अन्य एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर ले रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी कोई भी रिपोर्ट या कोई अपनी डायग्नोसिस या कोई अपने सिम्टम्स को इंटरनेट पे वो अपने डालते हैं, बताते हैं, रिपोर्ट को फोटो खींच के डालते हैं और उसी से वो सारे सवाल का जवाब लेने लगते हैं। क्या ये कितना हद तक ये सही है, इसके बारे में बताएं। देखिए, एआई जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि 2 एज स्वॉर्ड है, मतलब एक तलवार जिसकी 2 धारें हैं, दोनों तरफ धार है। तो अभी वो अगर अच्छा भी है तो वो कहीं ना कहीं खराब भी है।
अच्छा इन द सेंस कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को मिल जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ पहले मेडिकल में बोलूं तो किताबों में मिलती थी हम लोगों को। अब ये है कि सभी के लिए एक्सेस हो गया है, तो थोड़ा बहुत मरीज भी अपनी बीमारी को समझ जाता है, तो थोड़ा हम लोगों के लिए भी चीजें आसान हो जाती है मैं कहूँ तो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ चीजें खराब भी हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैडम हमको ये बीमारी थी, हमने चैट जीपीटी पे डाला तो उसमें तो ये कैंसर दिखा रहा है। तो मैंने कहा अब आप क्या चाहते हैं, चैट जीपीटी का मेरे से आंसर लेने आए हैं या मेरी राय चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर हूँ, तो मैं ऐसे पूछ लेती हूँ बच्चों से। और इसमें अधिकतर युवा होते हैं जो कि 20 to 40 एज ग्रुप के बीच के होते हैं। बियॉन्ड 40 जो है वो शायद इतनी जल्दी चैट जीपीटी पे नहीं जाते हैं, वो पहले डॉक्टर की सलाह लेते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को बताते हैं, वो बच्चे बाद में एआई पे देखते हैं, फिर उन्हें जानकारी देते हैं और फिर वो आके हमसे पूछते हैं। तो ऐसा सर्कल चलता है। तो ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास कल आया था, एक बच्चा था 18 इयर्स का, कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, उसको एलर्जी है थोड़ी सी, आंख में तो रेड हो जाती है। तो मैंने उसकी मदर को बताया हुआ है एलर्जी होती है, थोड़ा थोड़ा डस्ट से एलर्जी है, थोड़ा डस्ट से दूर रखिए इसे, और थोड़ी सी कोल्ड फर्मेंटेशन और जो दवाइयों की जरूरत है वो डालिए। तो वो बच्चा कहीं पढ़ लिया उसने कि परमानेंट सोल्यूशन ऑफ माई रेड आई। अब परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द रेड आई ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि रेड आई के बहुत सारे कारण होते हैं। अभी बहुत सारे कारण उस बच्चे को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को पता है। हम लोग 10 साल 12 साल पढ़ाई करते हैं इसी चीज की, कि हाँ हम उस चीज को अलग कर सकें कि हाँ ये लाल आंख है तो ये क्यों है, ये आंख लाल है तो ये क्यों है। अब उस बच्चे ने उसमें इम्यून थेरेपी देख लिया। अब उस इम्यून थेरेपी के वजह से उसका और मेरा डिस्कशन कम से कम 15 मिनट का चला। वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि इम्यून थेरेपी होता क्या है। मैम आप इम्यून थेरेपी कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा तो फिर तो बेटा तुम्हें नीट की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो फ्यूचर डॉक्टर होने वाले हो आगे चल के। तो तुम्हारी जरूरत क्यों है पॉपुलेशन को, जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है आज की डेट में, और तुम चैट जीपीटी से अपना इलाज कराना चाहते हो। मतलब तुम सिर्फ इतना वहां से लेके आए हो कि तुम्हें इम्यून थेरेपी पे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हें करानी मुझसे है, क्योंकि चैट जीपीटी करके नहीं देगा तुमको इम्यून थेरेपी। बता दिया उसने तुमको इम्यून थेरेपी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। इम्यून थेरेपी लास्ट चीज होती है, उसको बहुत समझाया मैंने। फिर लास्ट में थोड़ा सा वो काउंसिल हुआ, उसके पेरेंट्स भी काउंसिल हुए, तब जाके वो वापस गए। और तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए संभालना कई बारी, क्योंकि और मैं एक बहुत मजेदार एक किस्सा इस पे ये भी बताना चाहूंगी। इस पे ऐसा नहीं है कि जो नॉन मेडिको हैं बच्चे वही सवाल करते हैं। हमारे पास 3 दिन पहले एक एमबीबीएस छात्र आया अपने पिताजी को लेके, और उसके पिताजी को अचानक से कम दिखने लगा था। वो पिताजी को लेके आया और उसको किसी लोकल में डॉक्टर ने देखा था, उन्होंने ही रेफर किया था मेरे पास कि आपको ना आंख में ब्लड आ गया है, खून आ गया है। तो वो बच्चे ने कुछ पढ़ लिया होगा। वो आया मेरे पास कि मैडम, वो 4th ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, कि मैम इसमें तो इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगा दीजिए आप। मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैं देख लेती हूँ, अगर इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट है तो मैं इंजेक्शन लगा दूंगी। मैंने डायलेट करवाया, जैसा कि रेटिना को देखने के लिए डायलेट करवाने की जरूरत, आंख की पुतली को फैलाना पड़ता है। दवा डलवाई, डायलेट करवाया। जब मैंने देखा तो उसमें बहुत बड़े बड़े 3 टीयर थे, रेटिना टीयर हुई थी। और रेटिना टीयर होने पे ब्लड तब आता है जब जो खून की धमनी होती है उसके पास से फटता है, तो वो खून की धमनी भी हल्की सी फट जाती है। जब वो फटती है तो टीयर हो जाता है, तो ब्लड आने लगता है आंख में। अब उस ब्लड की वजह से उसको कम दिख रहा था, लेकिन कारण कुछ और था। अब वो बार बार मुझसे यही तर्क करता रहा, मैम इंजेक्शन से तो ठीक हो जाता है इंजेक्शन। तो मुझे उसे चैट जीपीटी पे ही पढ़ाना पड़ा कि नहीं भाई, मैं अपनी ही बात को चैट जीपीटी से प्रूफ करवा रही थी। नहीं भाई, इसका इलाज इंजेक्शंस नहीं, लेजर है। नहीं मैम, आप लेजर कर दीजिए लेकिन इंजेक्शन लगा दीजिए फॉर द परमानेंट क्योर। मैंने कहा बेटा, तुम 4th ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एंटी वेजेफ इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं उसके पीछे मूल पैथोलॉजी क्या होती है। कारण नहीं है वो जो तुम्हारे पिताजी की आंख में इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। कम से कम आधे घंटे तक उसने मेरे से ये डिस्कशन करता रहा कि नहीं मैम, आप तो इंजेक्शन लगा दो और हमारे पापा ठीक हो जाएंगे, हमारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने फिर उसको बता दिया, जैसा वो क्योंकि समझदार ज्यादा था, तो फिर मैंने उसको जो बीमारी थी उसके बारे में बता दिया। चला गया फिर वो पेशेंट, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं भी जाएगा तो क्योंकि पैथोलॉजी वही है, वही बताया जाएगा, वही ट्रीट होगा।
मेरी बस कामना ये थी कि जल्दी ट्रीट हो जाए, क्योंकि अगर जल्दी ट्रीट नहीं हुआ तो वो डिटैचमेंट का रूप ले लेगी और फिर सर्जरी होगी। जो अभी एक सिंपल प्रोसीजर लेजर के द्वारा ठीक हो सकता था, वो उसमें शायद वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हमने उससे एक हद से ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन डॉक्टर कर सकता है वो एक एआई नहीं कर सकता है। इसलिए डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एआई की मदद से ही आप अगर सारा अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है, आपके लिए, आपकी आंखों के लिए घातक साबित हो सकता है। मैम, नज़र की अगर हम बात करते हैं एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट, आप लोगों की नज़र को आप किस तरीके से देखती हैं? आप ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब नजर इन द सेंस, देखिए, बीइंग अ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अगर मैं देखूं, बीइंग अ आई डॉक्टर या बीइंग अ रेटिना स्पेशलिस्ट में देखूं, तो नजर हमारे लिए, नजर का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि उसको दिख कैसा रहा है। बाकी लोगों के लिए और भी बहुत मतलब हो सकते हैं नजर के। हमारे ही सेटअप में, एक ऑफ्थेल सेटअप में ही हम ये बोल सकते हैं कि आंख दिखाओ, जबकि एक लेमैन में अगर हम बोले आंख दिखा रहा है वो हमें, है ना, कि वो गुस्सा कर रहा है, बट एक ऑफ्थेल सेटअप पे हम बोलते हैं अच्छा अपनी आंख दिखाओ। तो हम आंख देखते हैं और जैसा कहते हैं ना कि आंखें बोलती हैं, तो वाकई आंखें बोलती हैं, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें तो सबकी बोलती हैं, आपको तो पढ़ना आना चाहिए ना। डॉक्टर्स तो बहुत हैं, डायग्नोसिस तो बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो आंखें तो सबकी बोल रही हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आना से मेरे मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब व्हेन यू आर पीपिंग इनसाइड एनीबॉडीज आई एज अ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट और एन जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आपको क्या देखना है। बिकॉज योर माइंड विल सी और अंडरस्टैंड, योर आईज विल सी व्हाट योर माइंड नोज। अगर आप देख रहे हैं, जैसे सपोजिटली मैं देख रही हूँ आपकी आईज, मुझे ये पता होना चाहिए मुझे क्या देखना है। अगर आपको आंख में प्रॉब्लम है, अगर मुझे यही नहीं पता है मुझे देखना क्या है, तो मैं तो देखती रहूंगी और मैं देखती रहूंगी, पेशेंट देखता रहेगा, वो देख के चला जाएगा, मैं 4 दवाई लिख दूंगी, वो ठीक कभी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको देखना क्या है आंख के अंदर। मशीन, सिर्फ एक मशीन, महंगी मशीन लेके सेटअप बड़ा बना देने से, किसी भी एक डॉक्टर को बैठा देने से सेटअप नहीं चलता। राइट। और मैम, ये जो सेटअप होता है ये ऑपरेशन थिएटर होते हैं जिसके बारे में आप बता रही हैं। मैम, आप मुझे बताइए कि जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं, अक्सर लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर है ये, बट जब पेशेंट के साथ आप ऑपरेशन थिएटर में होती हैं, क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आप ऑपरेशन थिएटर में आपको हंसी आ गई हो? बहुत बार होता है। ऐसा ही एक किस्सा मैं बताऊंगी कि यूजुअली मैं ईश्वर का नाम लेती हूँ जब भी अपना केस शुरू करती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ कि मैंने ईश्वर का नाम लिया और उसकी एक आंख में इंजेक्शन लगा रही थी, इंट्राविट्रल इंजेक्शन, और मैंने लगा दिया। और बाई चांस शायद अगली बार जब दूसरी आंख में उसको इंजेक्शन लगना था फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैंने ईश्वर का नाम नहीं लिया। तो क्योंकि हमारे टाइम में हम इन ऑफ्थेल सेटअप, मरीज बेहोश नहीं होता है, मरीज जग रहा होता है। तो मरीज मेरे से बोलता है कि डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने उसको बोला कि माता जी अब मैं इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ, मैं बताती हूँ क्योंकि पेशेंट को। तो उसने बोला मेरे से कि डॉक्टर साहब आज आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया। तो ऐसे किस्से हो जाते हैं हम लोगों के साथ ओटी में। तो और कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द सर्जरी मरीज अपने घर की गाथा बताता रहता है हम लोगों के, क्योंकि वो बोर हो रहा है, लेटा है, अब उसे कुछ तो चाहिए। आज हमारे घर में ऐसा हुआ, आज हमारे घर में ऐसा, तो हमारा भी इंटरटेनमेंट चलता रहता है। और ऐसी मतलब हमारी ओटी, ऑफ्थेल सेटअप की ओटी बहुत ही कूल होती है, क्योंकि हम बात करते रहते हैं पेशेंट से भी और पेशेंट भी हमसे बात करता रहता है। तो ऐसी मोनोटोनस ओटी नहीं होती है कि नहीं बस हम करते ही चले जा रहे हैं, पेशेंट तो सोया पड़ा है। क्योंकि बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है ओटीज के अंदर हम लोगों की। राइट मैम। मैम, जब ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन के बाद में आज के ज़माने में लोग 2 मिनट क्विक नूडल वाले यूथ हैं। वो कहते हैं कि 2 मिनट में हमारा काम हो जाए, 2 मिनट में, 5 मिनट में हमारे उनके घर पे सामान की डिलीवरी हो जाए। जब उनका कोई प्रोसीजर होता है तो उसके बाद में वो, क्या पेशेंट भी ये कहते हैं कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर दिया कि बस दर्द आधे घंटे में सही हो जाए? बहुत होते हैं,
मेरे तो स्पेशली हम लोगों के रेटिना वालों के जैसे इंजेक्शन लगना है, अब आप ही सोचिए, अगर मैं ही सोचूं बीइंग अ नॉर्मल पर्सन कि मेरे को आंख में इंजेक्शन लगना है, आंख पहले ही सेंसिटिव एरिया है, प्लस इंजेक्शन लगेगा, प्लस जब आप जग रहे हैं या तो आप बेहोश हो तो आप डरेंगे नहीं। तो जब हम पेशेंट को बताते हैं आंख में इंजेक्शन लगना है, तो पेशेंट का जो फियर फैक्टर होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब वो आया होता है तो बीपी नॉर्मल होता है, और अपनी डिजीज और अपने ट्रीटमेंट को सुनने के बाद उसका बीपी इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि शायद वो एक दूसरी बीमारी का रूप ले ले। तो पेशेंट को हम लोग को काउंसिल करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट ये हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब दर्द नहीं होना चाहिए। एक ऐसे किस्सा बता देती हूँ। एक पुणे की साइंटिस्ट है मैम, शी इज 92 ईयर ओल्ड, पंजाबी फीमेल। वो बाई चांस अपने यहाँ किसी रिलेटिव के यहाँ आई थी और उनको सडनली कम दिखने लगा, तो उनके रिलेटिव हमारे पेशेंट थे, वो हमारे पास लेके आए उसको। हमने देखा और देख के समझ में आया कि इनको वेनस ऑक्लूजन हो गया है, तो इमीडिएट अर्जेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, सो इसमें हम लोगों को इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। मैंने उनको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। तो पहली बात तो शी वॉज इम्प्रेस की एटलीस्ट किसी ने हमें पैथोलॉजी के बारे में बताया कि हमें आंख में वाकई में है क्या। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने ये नहीं बोला कि नहीं इंजेक्शन ही लगेगा, ऐसा करो और जाओ। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर उनको एक फियर था, इवन दो शी वॉज अ साइंटिस्ट, एंड उनको इतना फियर था, डॉक्टर साहब चुभ जाएगा, ये तो बहुत तेज लगेगा, डॉक्टर साहब कैसे इंजेक्शन कैसे लगवा लूं मैं, इंजेक्शन नहीं, आप तो दवा लिख दो, हम दवा से ठीक होंगे। मैंने उनको आंटी को बहुत समझाया, मैंने कहा आंटी ये दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, प्लीज जल्दी ट्रीटमेंट करा लीजिए। क्योंकि आप पुणे में रहती हैं तो बेहतर है अगर आप 1 से 2 दिन में पुणे जा रही हैं, क्योंकि इसमें 3 इंजेक्शन 1 मंथ के गैप पे लगेंगे, तो आप पुणे जा रही हैं तो आप वहां लगवा लें। नहीं जा पा रही हैं अभी, अगर एटलीस्ट अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ है तो एटलीस्ट पहली डोज लगवा लें, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी डोज आप वहां लगवा लीजिए। Somehow she was काउंसल्ड, हमने उन्हें ओटी में लिया, हमने उन्हें इंजेक्शन, मैंने उनको एक वादा किया था कि आंटी जब मैं इंजेक्शन लगाऊंगी अगर आपको पता चलेगा तो आप अपनी टेबल से उठ के चले जाइएगा, इंजेक्शन आप उतना भी मत लगवाइए या अगले 2-3 मत लगवाइएगा। हर जर्नी वाज सो पेनलेस। जब वो मैंने इंजेक्शन लगा लिया तो बेटा लग गया क्या, तो मैंने कहा कि आंटी लग चुका है इंजेक्शन आपको। बेटा मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। एंड वो इतना ज्यादा आशीर्वाद देके मुझे गई कि बेटा मैं इतनी खुश हूं तुमसे कि जो तुमने कहा था वैसा ही हुआ। एंड टू द वेरी सरप्राइज मैंने उनको एक अच्छे से विट्रोरेटिनल कंसल्टेंट का नंबर दिया कि पुणे में वो उनके यहाँ आप करा लीजिएगा। सेकेंड डोज उन्होंने वहां लगवाई, उनको बहुत पेन हुआ। उन्होंने कॉल किया वहां से कि बेटा क्या मैं 3rd के लिए यहाँ आ सकती हूँ। तो मैंने पूछा क्यों आंटी, इतना दूर से यहाँ ट्रैवल करने का मतलब नहीं है बेटा, जो 1 वीक का जो मुझे पेन था वो मैं और नहीं सहन कर पाऊंगी, तो प्लीज एक 3rd मैं आपके पास लगवा लूँ। मैंने कहा आंटी यू आर मोस्ट वेलकम। वो आई, मैंने इंजेक्ट किया, कहती मुझे फिर बेटा कुछ पता नहीं चला। तो ऐसे भी हम लोगों के साथ इंसिडेंसेस होते हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों का बीइंग अ डॉक्टर ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा पेनलेस जर्नी दे दें हम लोग पेशेंट को। और ऑप्थेल सेगमेंट में वैसे भी बहुत मैक्सिमम चीजें पेनलेस ही होती हैं। हम लोग बिना इंजेक्शंस के कैटरैक्ट्स करते हैं, हाँ रेटिना सर्जरी करते हैं तो जरूर इंजेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसीजर है। ओके मैम, आज के टाइम पे हर किसी के पास में मोबाइल है उसकी जेब में। मैम अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर कोई मोबाइल की कंपनियां अगर एक किसी आई स्पेशलिस्ट के पास आज के समय में आती हैं और वो पूछें कि आपसे वो कोई टिप मांगे, तो आप मोबाइल कंपनियों को आज के टाइम पे आप क्या टिप देना चाहेंगी? और मैं साथ ही साथ में यहाँ पे मैं एक और ऐड ऑन करूंगा। आप साथ में ये बताइए कि आज के टाइम पे लोग जो सोशल मीडिया के प्रति एडिक्टेड हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी मैम? देखिए मोबाइल कंपनीज, देखिए कंपनी है वो, उसका काम है अपना काम करना, एक मोबाइल को बनाना जी। मैं एक सिंपल सी चीज अपने सारे ही मरीजों को बोलती हूँ कि एक डाइनिंग टेबल है घर के अंदर और उसपे खाना रखा होता है, 4 जन उसी खाने को खाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि कुछ को ये पता है कि कितना खाना है और कुछ को ये नहीं पता होता है कि कितना खाना है, तो वो एक ही टाइम में वो ज्यादा खाते हैं तो उनकी ओबेसिटी हो जाती है। और कुछ लोग रोक रोक के ब्रेक्स ले लेके खाते हैं तो वो मेंटेन रहते हैं। राइट। ऐसे ही मोबाइल है,
मोबाइल आज की डेट में हम लोगों के लिए एक, समझ लीजिए कि एक इतना जरूरी चीज है, क्योंकि विदाउट मोबाइल कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो मोबाइल का भी इस्तेमाल बहुत समझ के करना चाहिए। जैसे मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि मोबाइल का, जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास से, बहुत कॉमनली बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स से शिकायत से आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत मोबाइल देखता है, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं इससे। इवन आपको मैं बताऊं, जो बच्चे छोटे हैं, लाइक 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो मैंने पूछा तो आप मोबाइल देते क्यों हैं, पेरेंट्स से मैंने पूछा, तो क्योंकि उतने बड़े बच्चे को तो समझ नहीं है, आप मोबाइल क्यों देते हैं अपने बच्चे ऐसा को? होता है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल पॉटी नहीं करते हैं, बिल्कुल। क्यों आपने एडिक्ट बनाया अपने आसान तरीकों के लिए, आपने अपने बच्चे को एडिक्ट बनाया, क्योंकि जब तक वो मोबाइल देख रहा है तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, और आप अपने काम कर सकती हैं। हो सकता है आप ही खुद एक दूसरा मोबाइल लेके बैठी हो या बैठे हो, काम कर रहे हो, या मैं कहती हूँ कुछ कर रहे हो आप, तो जब आप जो कर रहे हैं वही तो सिमुलेट करता है आपका बच्चा। तो मैं अपने, जैसे हमारे से पेशेंट्स कहते हैं, मैं डॉक्टर साहब आप बोल दीजिए कि ये मोबाइल ना चलाया करें, हमारे तो नहीं सुनते हैं। तो मैं एक शब्द बोलती हूँ, एक लाइन, आपके घर में जहर है, तो वो चौंक जाते हैं, तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब। मैंने कहा अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है कि मम्मा या पापा मुझे वो जहर चाहिए, क्या आप दे देंगे? कोई नहीं देना, चाहे वो बच्चा आपका 4 दिन भूखा रहे, आप नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है वो जहर है। ऐसे ही मान लीजिए ये मोबाइल आपकी बच्चों की आंखों के लिए जहर है जी। पहले हम लोगों के जमाने में, हम लोग 1980s में 90s में क्या होता था, जिन बच्चों को चश्मा लगता था तो एक शब्द बोला जाता था कि पढ़ाकू है, हाँ, बोलते थे। बिल्कुल। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी क्यों, पहले ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो नियर वर्क ज्यादा करते हैं उनको दूर का प्रॉब्लम आने लग जाता है, क्योंकि ऐसी चेंजेस हमारी आई में होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेस नियर वर्क कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा भी था कि मायोपिया इंडिया में एक एपिडेमिक की तरह बिल्कुल है, ये पैंडेमिक होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी पैंडेमिक। आपको पता है डिजिटल बोर्ड्स जो स्कूल में लगे रहते हैं, वो बाहर बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो गया है, चौक्स पे आ गए हैं वो वापस, कि एटलीस्ट जो अब मान लीजिए घर में बच्चा मोबाइल नहीं देख रहा है, स्कूल में तो आप डिजिटल स्क्रीन दे रहे हैं बच्चों को, आप दे तो स्क्रीन ही रहे हैं। तो क्या वो डिजिटल स्क्रीन भी क्या नुकसान होती है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक डिस्टेंस पे बैठे हैं और दिन भर आप देख रहे हैं, स्क्रीन देखते जा रहे हैं। देखिए चौक से लिखा हुआ और एक स्क्रीन पे जो आता है, आप खुद फील करेंगे कि आपको क्या फर्क महसूस होता है दोनों को। बहुत फर्क पड़ता है सर। बाहर की जितनी कंट्रीज हैं, मैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ बैन हो चुका है डिजिटल स्क्रीन, तो इंडिया में नॉर्मली यही होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो बाहर बैन होने लगता है तो हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलर होने लगता है, जैसे कि पिज्जा बर्गर बाहर बैन हो गया है अमेरिका में, या अब हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया है। तो जब उसके साइड इफेक्ट्स वहां आने लगे, वहां बैन हो गया, बट हम उसे यूज करते रहते हैं। तो मोबाइल को अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कहीं मोबाइल से कोई भी, हम लोग भी तो यूज करते हैं, हमें आंख में दवा नहीं डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मीनवाइल जब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं या पेशेंट का डाटा इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद हम मरीजों से बात भी करते हैं, हम कंटिन्यूअसली स्टेयर नहीं करते हैं। बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या जो बच्चे हैं या जो लोग कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उनकी वो जो आदत है तो वो ड्राइनेस का रूप लेती है। तो फिर तो बहुत सारे सीवियर हेडेक्स होंगे, इरिटेशन आएगा आपको। इरिटेशन कैसे आ रहा है? आपको हेडेक हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, आपको हेडेक होने लगा। अब हेडेक हो रहा है तो ऑब्वियसली इरिटेट हो गया, तो सब साइकिल है, तो साइकिल को कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक कर दिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान है। जिंदगी बहुत आसान है। मैम ने जो ये मैसेज दिया कि अगर आप एक डॉक्टर का सही गाइडेंस लेते हैं तो वैसे ही आपकी आंखों का विजन भी बहुत अच्छे से बहुत वर्कआउट करेगा। डॉक्टर, आप मुझे इस पे अब एक पॉडकास्ट का मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा आज का, कि अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज आता है आपके क्लिनिक में, तो आप अपने क्लिनिक में उसको अगर एक कोई मैसेज देना चाहेंगी या वार्निंग देना चाहेंगी, तो वो क्या वार्निंग होगी आज के टाइम पे? वो वार्निंग आज के यूथ के लिए भी होगी या यहाँ पे जो आपके क्लिनिक में आ रहे हैं उसके लिए भी होगी? वो मैसेज आप हमें दें। देखिए, वार्निंग में अगर मैं बोलूँ आज की डेट में स्पेशली, अगर रेटिना के पार्ट पे बोलूँ तो, रेटिना या आई के पार्ट पे मैं बोलूँ तो, प्लीज यूज वाइजली, यूज योर स्क्रीन्स
whatever you are using, whether it's a tab, whether it's a laptop, it's a mobile, anything, use it wisely. क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर वाइजली यूज नहीं की गई तो वो डेंजरस है, जैसा कि आजकल हो रहा है। मोबाइल्स, लैपटॉप्स कंटिन्यूस यूज किए जा रहे हैं, तो आज की डेट में हम 4 से 5 साल तक के बच्चों को भी चश्मा दे रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक सीरियस मैसेज है आज के पॉडकास्ट का। इन्होंने बताया यूज इट वाइजली, और अगर आज के टाइम पे अगर हमने इस वार्निंग को अगर हमने समझा नहीं तो मायोपिया जैसी डिसीज भारत में एपिडेमिक के तौर पे आज के टाइम पे फैल रही है, और जैसा डॉक्टर ने खुद बताया है कि एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग और एक कंसर्निंग एक बात है जो है। तो साथियों, आपने आज हमारे साथ डॉक्टर तनु रजा, इन्होंने पूरा पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटरेक्टिव आपको एक कन्वर्सेशन यहाँ पे आपको मिला होगा जो है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं, और हम अगले पॉडकास्ट में हम आपके दिए गए प्रश्नों को हम डॉक्टर से पूछेंगे। थैंक यू। दिस इज़ ihealth.org, और हमारा इनिशिएटिव है एक अच्छे और ऑथेंटिक सोर्स से आँखों की अच्छी सेहत का जानकारी मिल सके, और इसी के साथ में हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। धन्यवाद।